हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा सेशन 2 फाइनेंस का। इसमें हम लोग आरबीआई के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ेंगे। आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर, सारे फंक्शंस, आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। सिलेबस की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम जो हम लोगों ने मॉड्यूल शुरू करा है उसका सेकंड पार्ट है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट है वो भी यहीं पर आता है, तो वो पूरा ही पार्ट यहाँ हमारा कवर होगा। आरबीआई का इंट्रोडक्शन, उसके फर्क, उसके फंक्शंस, इसे समझते हुए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क और उनके इंस्ट्रूमेंट्स, शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं आरबीआई शेड्यूल के हिसाब से, आरबीआई की सब्सिडरीज जैसे डीआईसीजीसी है, फिर इफ्टास है, बीआरबी एनएमपीएल है। इस तरह से 5 सब्सिडरीज हैं, वो पांचों सब्सिडरीज करेंगे। और लास्ट में बैंकिंग ओम्बड्समैन और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग अभी देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी जो दिसंबर का स्टेटमेंट आया था, वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर सर ने कस्टमर सर्विस पे खास फोकस किया है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में, अपनी स्पीच में उन्होंने काफ़ी जोर दिया है कस्टमर सर्विस पर। इस वजह से आने वाले एग्जाम्स के लिए ये स्कीम हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आरबीआई अब इस चीज़ पर काम करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं अब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ईयर 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। मतलब 1934 में एक्ट पास हुआ था और एज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था 1935 में। ठीक है, क्यों बना था? क्योंकि जॉन हिल्टन आए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें भेजा था, जॉन हिल्टन यंग। ये एक कमीशन को लेकर आए थे। कमीशन एज इन जैसे अब कमिटीज होती हैं ना, उस टाइम पे इन्हें कमीशन बोलते थे। तो ये कमीशन बना था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926 में आया था, और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया में करेंसी और फाइनेंस के लिए एक सेंट्रल बैंक होना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आरबीआई एक्ट इनेक्ट हुआ 1934 में, और 1935 अप्रैल 1 से आरबीआई ने वर्क करना शुरू कर दिया था। क्लियर? आरबीआई हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड इट वाज नेशनलाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइज करने से मतलब है इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए है। बताता हूँ अभी नेशनलाइजेशन का यहाँ पर मतलब। ठीक है, 5 करोड़ इसकी पेड अप कैपिटल है, 5 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। आज भी इसके शेयर्स की कॉस्ट ₹100 ईच ही है, वही 5 लाख शेयर्स हैं। नेशनलाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि पहले जो आरबीआई का कंट्रोल था वो प्राइवेट सेक्टर पे था, एक तरह से जो उस समय कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, उन लोगों के हाथ में था। फिर उसके बाद आरबीआई गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई जब एक मॉनेटरी अथॉरिटी बनकर आ गई, तो आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है वो मुंबई में है। 1937 से बना कब था? 1935 में। तो इनिशियली ये कोलकाता में बनाया गया था, उस समय हम लोग कैलकाटा बोलते थे सिटी को। तो इनिशियली आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस, या जिसको बाकी लोग हेड ऑफिस बोलते हैं, आरबीआई की टर्मिनोलॉजी में वो सेंट्रल ऑफिस है। सेंट्रल ऑफिस इसका मुंबई में है, जो कि इनिशियली कैलकाटा में था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं आरबीआई की हिस्ट्री से रिलेटेड, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी हो जाता है ये सब जानना। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। जो ऑसबॉर्न स्मिथ थे ये इंडियन तो थे नहीं, सीडी देशमुख सर ये इंडियन थे। तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर है, और सर ऑसबॉर्न स्मिथ फर्स्ट, मतलब ओवरऑल आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। आरबीआई के 4 लोकल ऑफिसेज होते हैं। लोकल बोर्ड कहलाता है आरबीआई का, जो कि इंडिया का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इंडिया को चारों डायरेक्शन से एक तरह से कवर करता है इंडियन इकोनॉमी को। दिल्ली है नॉर्दर्न जोन के लिए, ये नॉर्थर्न लोकल बोर्ड, मुंबई है वेस्टर्न, चेन्नई है सदर्न, और कोलकाता है ईस्टर्न। ये 4 लोकल बोर्ड होते हैं आरबीआई के। 31 रीजनल ऑफिस हैं अक्रॉस इंडिया। आरबीआई के 31 रीजनल ऑफिस हैं। अगर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बात करें, ये आरबीआई की एपेक्स बॉडी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एपेक्स बॉडी ऑफ आरबीआई। जैसे हम लोगों ने सेबी में, इडाई में, पीएफआरडीए में उनकी एपेक्स बॉडी पढ़ी थी, सेबी में सेबी बोर्ड पढ़ा था, इस तरह से आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसमें टोटल 21 लोग होते हैं। 21 लोगों में कौन कौन होते हैं? एक हमारे गवर्नर सर होते हैं, ठीक है, संजय मल्होत्रा सर है। 4 हमारे डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। 4 लोकल बोर्ड से लोग आते हैं, तो 4 लोकल बोर्ड हैं हमारे, यहाँ से 4 लोग आते हैं। टोटल हो गए 9 लोग। ये 9 लोग कौन से हैं? जो आरबीआई से एसोसिएटेड हैं डायरेक्टली। गवर्नर सर आरबीआई से एसोसिएटेड है, डेप्यूटी गवर्नर चारों सर हमारे आरबीआई से एसोसिएटेड हैं। चारों लोकल बोर्ड क्योंकि आरबीआई के हैं तो आरबीआई से एसोसिएटेड हैं। 9 लोग तो आरबीआई के हो गए।
2 लोग आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, 2 लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, 11 लोग हो गए। और 10 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 10 लोगों को हम नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल बोर्ड में। तो टोटल 21 लोग हो गए, जिसमें से 12 लोग सेंट्रल बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या मिनिस्ट्री के थ्रू आते हैं, और 9 लोग आरबीआई के इंटरनल होते हैं जो आरबीआई के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इटसेल्फ आपका फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव तो ज़रूरी है ही है। सबसे पहले बात करें तो आरबीआई के जो ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस होते हैं वो क्या है। आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45ZB में आरबीआई को मॉनेटरी अथॉरिटी बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है, आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, आपके डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आता है, आपको ये तीनों वर्ड्स का नाम लेना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, इन्फ्लेशन, ग्रोथ और लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। आरबीआई यूजेज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें आरबीआई यूज करता है। और साल 2016 से आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम करता है। ये सिंगल आई होगा, यहाँ पे डबल आई मैंने लिख दिया है। आरबीआई फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम करता है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग से मतलब है जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% है हमारा, बट इसमें +-2% का हमने टॉलरेंस लेवल दिया हुआ है। क्लियर, ये हमारा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम है। ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक फंक्शनिंग में पहला हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरे की बात करें तो दूसरा फंक्शन है आरबीआई का इश्यूअर ऑफ करेंसी, जिसे सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट में बोला गया है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 22 बोलता है दैट आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड कॉइन्स। 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं हमारे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू इशू होते हैं, बट उसके बाद जो भी हमारी करेंसी है 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की और 500 रुपए की, ये सारी प्रिंटिंग आरबीआई के कंट्रोल में है। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितनी प्रिंटिंग होनी है, फिर आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करवाता है। याद रखिएगा, आरबीआई इज द इशूअर ऑफ करेंसी। आरबीआई करेंसी इशू करता है, करेंसी मैनेज करता है, बट करेंसी प्रिंट नहीं करता। प्रिंट करना दूसरी एंटिटी का काम है, कितना प्रिंट करना है ये आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई बताता है। आरबीआई एंश्योर्स करेंसी मैनेजमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल्ड नोट्स एंड काउंटरफीट कंट्रोल। इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ओके, कितनी करेंसी प्रिंट करनी है उसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। ठीक, इसमें क्या है कि आरबीआई 200 करोड़ की रिजर्व अपनी रखता है। ये जो 200 करोड़ है इसमें 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होगा और बाकी हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज में होगा। मतलब 115 एक हो गया और 85 एक हो गया। अब गोल्ड हमारा प्योर फॉर्म होता है ना, मोस्ट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें क्या होता है, जितना हम अपनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए आज हमारे डॉलर की या फॉरेन करेंसी, जो भी हमने फॉरेन करेंसी की बास्केट लिया फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, ठीक है, मल्टीपल फॉरेन करेंसीज हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमने 85 करोड़ रुपए प्रिंट करे हैं, तो वो वैल्यू हमारी 85 करोड़ की हो गई। अब मान लेते हैं कि टोटल फॉरेन करेंसी की वैल्यू हमारी 100 यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स फॉरेन करेंसी के लिए हमने 85 करोड़ रुपए प्रिंट करा है। ठीक है, तो मतलब एक जो हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू क्या हो गई, 100/85। अब यहीं पर अगर मैं उस 100 यूनिट की जगह, मतलब उस 100 यूनिट पर 85 की जगह मान लेते हैं इसका डबल मैंने प्रिंट कर दिया, मैं गोल्ड तो बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा साथ में, अगर डबल प्रिंट करूंगा तो गोल्ड मैं यहाँ पे 230 कर दूंगा। बट इस फॉरेन करेंसी का जो मेरा ये बास्केट बना हुआ है एक, उस पर मैंने 85 यूनिट की जगह मैंने 170 यूनिट प्रिंट करा, तो क्या होगा, तो ये वैल्यू जो हमारी 100/85 थी, ये वैल्यू 100/170 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारी 1 यूनिट करेंसी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहां पे हम कम या ज्यादा करना, जब हम इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं, यहां पर हम बात नहीं करेंगे, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हम जब इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को पॉलिसीज के थ्रू कम या ज्यादा करते हैं, वो रीएवल्यूशन और डीवैल्यूशन होता है, रीवैल्यूशन और डीवैल्यूशन है ना, खैर वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उससे हम सेपरेटली पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा बस मतलब यही था कि हम अपनी करेंसी जो भी प्रिंट करते हैं हम एमआरएस की फॉर्म में करेंगे। तो ये एग्जाम्पल इसलिए था कि कभी आप ये ना सोचो कि आरबीआई ज्यादा करेंसी क्यों नहीं प्रिंट कर लेता है, क्योंकि अगर आरबीआई ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगा तो ये 85 करोड़ की जो हमारी या गोल्ड या फॉरेन करेंसी की हमारी जो भी यूनिट है
उसके रेस्पेक्ट में हमारी करेंसी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई कम वैल्यू प्रिंट करेगा तो वैल्यू बढ़ेगी, बट उसके लिए क्या होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी होगी। उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठे करने होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कंट्री में एफडीआई आए, कंट्री में एफपीआई आए, एफआई आए, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जिस भी फॉर्म में आ सकता है, कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स आए। आरबीआई भी मंथली बाय मंथली क्वार्टरली बेसिस पर बताता रहता है कि इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व इतनी हो गई है, इतनी हो गई है। तो जितनी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व हमारी होगी, हम उसके हिसाब से गोल्ड अपना मेंटेन करके एमआरएस के अकॉर्डिंगली करेंसी की वैल्यू रख सकते हैं इंडिया में। तो जितनी ज़्यादा फॉरेक्स हम रखेंगे उसके हिसाब से हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट ये साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी अफेक्ट करता है। हम देखेंगे आगे के वीडियोस में किस तरह से अफेक्ट करता है। फिलहाल हम आरबीआई पर ही फोकस करेंगे। आई होप ये फंक्शन समझ आया होगा। इश्यूर ऑफ द करेंसी सेक्शन 22 ऑफ द आरबीआई एक्ट में बताया गया है। कितनी करेंसी आरबीआई को प्रिंट करनी है या प्रिंट करवानी है उसका इसमें कुछ जिक्र नहीं है, बट ये जिक्र जरूर है कि 200 करोड़ का रेशियो जो है 115 और 85 वाला, ये मेंटेन करके रखना है। फिर इसके बाद आता है आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट के लिए सेक्शन 20, 21 और 21A है। इसके अलावा सेक्शन 17 का 5 भी इसका पार्ट बन गया है अब। तो सेक्शन 20 बोलता है आरबीआई एक्ट का, ऑब्लिगेशन ऑफ आरबीआई टू ट्रांसैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। आरबीआई को गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांसैक्ट करने हैं, तो ये आरबीआई की लीगल बाइंडिंग है। आरबीआई मना नहीं कर सकता इन कामों के लिए। सरकार को लिख कर नहीं देना आरबीआई को कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ये आरबीआई एक्ट में ही लीगल बाइंडेशन है आरबीआई के ऊपर। बट ये गवर्नमेंट जब भी हमारा मतलब होता है तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली आरबीआई के साथ एक टाई अप अरेंजमेंट में जाते हैं। सेक्शन 21 बोलता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट एंड इश्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट की डेट है उसे मैनेज करना, जैसे गवर्नमेंट को अगर सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट से लिक्विडिटी लेनी है या फिर कुछ भी करना है ऐसा, वो काम आरबीआई देखता है। गवर्नमेंट का दूसरी कंट्रीज का अगर लोन आया हुआ है तो गवर्नमेंट, जैसे आपने न्यूज में पढ़ा कि एडीबी से $400 मिलियन का इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा, $800 मिलियन का एग्रीमेंट साइन करा, वो पैसा कहाँ आएगा? वो पैसा आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उस चीज की एश्योरिटी करेगा अपने बिहाफ पे गवर्नमेंट के साथ में कि वो पैसा सेफ है। इश्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो इशू करना है वो काम भी आरबीआई करता है। आरबीआई टू एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई सेक्शन 21A से इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अलग से ऐड किया गया था। जब भी सब सेक्शन में या किसी सेक्शन में इस तरह से कुछ डिमार्केशन होता है तो वो सेपरेटली एक एडिशन किया जाता है। पहले आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकर था, 21A से एक अलग एग्रीमेंट या फिर एक अलग अमेंडमेंट करके, सॉरी अमेंडमेंट ज्यादा बेटर वर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंकर बन गया। सेक्शन 17(5) जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो बोलता है आरबीआई टू ग्रांट वेज एंड मीन एडवांसेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। गवर्नमेंट को अचानक से पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करती है, 91 डेज की टी बिल इशू करती है। बट अगर टी बिल का टाइम पीरियड 91 डेज है और गवर्नमेंट को और कम टाइम के लिए पैसा चाहिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 20 के लिए, 50 दिन के लिए, तो क्या करेगी? तो उस केस में आरबीआई उन्हें वेज एंड मीन एडवांसेस की फॉर्म में टेम्पररी उधार दे देती है। ये क्या होता है? टेम्पररी मिसमैचेस होते हैं। डिटेल क्या है इसकी, ये हम लोग मनी मार्केट के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। हमारे लिए अभी इतना जरूरी है कि जो वेज एंड मीन एडवांसेस हैं वो सेक्शन 75 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू कवर किया जाता है। फिर आरबीआई हमारा बैंकर्स बैंक भी है। हम लोगों ने आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी पढ़ा है, कैसे है। सेक्शन 42 बोलता है जो बैंकों को सीआरआर अपना मेंटेन करना है वो आरबीआई के साथ मेंटेन करना होता है, तो वो आरबीआई में एक करंट अकाउंट खोलते हैं। सेक्शन 17 बोलता है आरबीआई इज पावर टू प्रोवाइड एडवांस एंड रीडिस्काउंट बिल्स बेसिस ऑफ द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन। आरबीआई को एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। मतलब बैंकों को अगर कभी भी पैसे की जरूरत है, उन्हें बिल रीडिस्काउंट करवाने हैं अपने, और उन्हें कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। बैंकर टू द गवर्नमेंट में प्राइमरी क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिजनेसेस में उन्हें ट्रांजैक्ट में करेगा। दूसरा पब्लिक डेट को मैनेज करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करेगा एज अ बैंकर, उनके जो भी करंट अकाउंट्स होंगे। सेक्शन 17(5) में अलग से बोला गया है कि आरबीआई वेज एंड मीन एडवांसेस ग्रांट करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की टेम्पररी मिसमैचेस को मीटअप करेगा। बैंकर्स बैंक सेक्शन 42 और 17 में डिस्क्राइब किया गया है कि आरबीआई सीआरआर जो है शेड्यूल बैंक्स का, वो आरबीआई के पास रहेगा, आरबीआई के अंदर उनका करंट अकाउंट होगा।
और आरबीआई के पास पावर होगी टू प्रोवाइड एडवांसेस एंड रीडिस्काउंट बिल्स, मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आरबीआई एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कैसे है। अब बताएंगे सर सेक्शन 17 के अंदर उसको पावर दी गई है। आगे चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। अब इसके बाद आता है जो आरबीआई के डेवलपमेंटल या प्रमोशनल फंक्शंस होते हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़े जो सेंट्रल बैंक वाले फंक्शंस थे, क्या क्या थे? मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यूअर ऑफ द करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट और बैंकर टू द बैंक। अब जो डेवलपमेंट और प्रमोशनल फंक्शन होते हैं, तो आरबीआई ने क्या करा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नेटवर्क बनाया, नाबार्ड बनाया, एक्सिम बैंक बनाया, एनएचबी बनाया, सिडबी बनाया। ठीक है, हम लोगों ने बात भी की थी, नाबार्ड हमारा एग्रीकल्चर के लिए था, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए था, एनएचबी हमारा हाउसिंग फाइनेंस के लिए था और सिडबी हमारा एमएसएमई के लिए था। ये हम लोगों ने बात की थी अभी पहले वीडियो में भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस करा था। डिटेल में हम लोग इसको थर्ड क्लास में पढ़ेंगे एज पर अवर सिलेबस। डेवलपमेंट ऑफ मनी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीआई कैसे उसको कंट्रोल करता है, क्या क्या करता है उसमें, कैसे इंटरबैंक कॉल मनी रेट्स को फ्लक्चुएट करवाता है या कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आरबीआई देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी देखता है इस चीज़ को, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल लिटरेसी, पेमेंट इनोवेशन, ये सारे काम आरबीआई के डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस में आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक एग्जांपल ऐसे पीएसएल है, एसएफबी और पेमेंट बैंक्स हैं, या फिर जो पेमेंट इनोवेशंस हैं, एनपीसीआई तो करता है ये काम, बट ये काम किसके थ्रू होता है, कौन इन चीज़ों को कोई श्योरिटी करता है कि हाँ ये चीज़ सही है, गाइडलाइन कौन बनाएगा उन चीज़ों के लिए, बहुत सारी, वो सब आरबीआई के थ्रू होगा। डिजिटल लिटरेसी पे आप देखिए, आपके पास आरबीआई अब तो व्हाट्सएप पर भी लोगों को मैसेज करने लग गए हैं, आरबीआई की तरफ से मेरे पास आते हैं, फिर आरबीआई से करके एक इनके मैसेजेस आते हैं जिसमें बोला जाता है कि आपको अपना ओटीपी वगैरह शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है किसी के मैसेज लिंक के थ्रू। तो ये सारे कंज्यूमर अवेयरनेस के या डिजिटल लिटरेसी के रूल्स हैं आरबीआई के। सपोर्ट्स, इसको जरा रब कर दें, ये ऊपर आ रहा है ना। सपोर्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अभी मैंने ऊपर आपको बताया। एमएसएमई फाइनेंसिंग, बैंक्स को इसके लिए बेनिफिट्स मिलते हैं कई बार आरबीआई पीएसएल शॉर्टफॉल होता है तो वो सिडबी के पास या फिर इस तरह से किसी फंड्स में पैसे जमा करवाता है ताकि वो किसी तरह यूज हो पाए। कहाँ यूज हो पाए? किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, वो हम पीएसएल के वीडियो में डीपली देखेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये अभी हम लोगों ने बताया डिजिटल लिटरेसी में, ये पॉइंट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये आरबीआई के डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शंस हैं, आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें अगर डिटेल में कुछ लिखने के लिए भी आ सकता है तो अब आई बिलीव आप लिख सकते हैं, और जैसे जैसे सिलेबस हमारा प्रोग्रेस होगा ये सारी चीज़ें आप लोगों के टिप्स पर आ जाएंगी। फिर अगला आता है आरबीआई का सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट भी करता है, बैंक्स को सुपरवाइज भी करता है। कैसे करता है? आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देगा, रेगुलेट करेगा, एनबीएफसीज को करेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स को करेगा, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को करेगा। लाइसेंसिंग और रेगुलेशन किनके पास है? आरबीआई के पास है। इन्हीं सब चीज़ों का, बैंक्स का, एनबीएफसी का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का, आरबीआई ऑन साइट ऑफ साइट सुपरविजन करता है। ऑन साइट एज इन वहां जाके करेगा, ऑफ साइट एज इन वहां से कुछ डेटा कोलेक्ट कर लेगा, कुछ डेटा मंगवा लेगा, उसके थ्रू डेटा की एनालिसिस करेगा। ये करता है आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। फिर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स इशू करता है, जैसे बैंकों की सीआरएआर कितनी होनी चाहिए, एनपीए क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस आरबीआई देखता है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस आरबीआई बनाएगा और बैंकों को इशू करेगा। अगर कोई वीक बैंक्स है तो आरबीआई ने उसके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन निकाला हुआ है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है फॉर वीक बैंक्स। बीच में कुछ बैंकों पे पीसीए लगा हुआ था, अब उन बैंकों से पीसीए हट गया है। थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे कोविड से पीछे, तो कुछ बैंकों पर था, जैसे यूको बैंक उनमें से एक था, पीसीए लगा हुआ था, फिर विद द टाइम पीसीए हट गया बैंक के ऊपर से। केवाईसी एएमएल कंप्लायंस देखना है आरबीआई को, साइबर सिक्योरिटी देखनी है, फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स देखना है। इसके लिए आरबीआई की वेबसाइट पे एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क नाम से एक सर्कुलर था कुछ टाइम पहले, कि उसमें यूसीबीज को, कॉमर्शियल बैंक्स को बताया था कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो आईटी रिलेटेड, उसके हिसाब से आपके पास क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेज या सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से आरबीआई इनोवेटिव मेथड भी देखता रहता है, आरबीआई बैंकों की ग्रोथ भी कराता है। बट इन सब के साथ जो प्राइमरी एक फंक्शन है आरबीआई का होल एंड सोल, वो है डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। डिपॉजिटर का इंटरेस्ट से मतलब जो पैसा हमने बैंकों में जमा किया हुआ है, वो आरबीआई इंश्योर करता है कि वो प्रोटेक्टेड रहे। आई होप ये फंक्शन समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग बात करते हैं इसमें आरबीआई के बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वो है मॉनेटरी पॉलिसी का।
मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी हमने पीछे देखा था सेक्शन 45 ZB के अंदर आती है। ठीक है, ये सेक्शन 45 ZB ऑफ द आरबीआई एक्ट बोलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक गठन होना है जो कि स्टैट्यूटरी रूल के अंदर आ गया है। अब ये कानून बन गया कि मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ था 2016 में। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जब भी मैंने पीछे मॉनेटरी पॉलिसी का नाम लिया था मैंने आपको बोला था इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ मतलब इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 4% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट रहेगा। अगस्त 5 2016 जब ये बना था तब से लेकर मार्च 31 2021 तक, फिर इसके बाद में इसे फर्दर 5 साल के लिए बढ़ा के 31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है यही टारगेट, विद द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड द लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%, मतलब 4% प्लस माइनस 2% का इसके अंदर लिमिट कर दिया। ठीक है, ये जो लिमिट दी है ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कहलाता है। आगे करते हैं इसमें हम लोग। मार्च 31 2021 को आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही इन्फ्लेशन टारगेट को रिटेन कर दिया था अगले 5 सालों के लिए, जो अभी हमने ऊपर एक पॉइंट सुना था। ठीक है, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिस है। अब इसमें आरबीआई के पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले हम दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, सीआरआर और एसएलआर। दोनों को मैंने इसलिए पैरेलली आपको दिखाया है। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है? सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर वो अमाउंट होता है जो बैंकों को अपनी एनडीटीएल का कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। जैसे आपका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये जो पैसा है बैंकों के पास में, ये उनकी डिमांड लायबिलिटीज है। एफडी आरडी में जो पैसा है वो उनकी टाइम लायबिलिटीज है। ठीक है, ये डेली बेसिस पे बैंक अपना मेजर करते हैं और डेली बेसिस के हिसाब से ये पैसा आरबीआई के पास में एक करंट अकाउंट में होता है। अब इसमें डिमांड और टाइम लायबिलिटीज तो आपको समझ आ गया। नेट वर्ल्ड क्यों लगा है? नेट वर्ल्ड इसलिए लगा क्योंकि जैसे आप किसी भी एक बैंक की बात कर लेते हैं, एक एक्सवाईजी बैंक है ना, उसमें आपका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, हम सबका पैसा है। बट उसने अपना पैसे का कुछ अमाउंट दूसरे किसी एबीसी बैंक में एफडी करा के रखा होगा या वहाँ करंट अकाउंट में होगा, जिसे हम इंटरबैंक बैलेंस या इंटरबैंक डिपॉजिट बोलते हैं। तो इसके अंदर इंटरबैंक डिपॉजिट नहीं लिया जाएगा, इसके अंदर सिर्फ आपके एफडी और आरडी का अकाउंट लिया जाएगा, आपके सेविंग्स करंट डिपॉजिट का अकाउंट लिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बट जो एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास अपना डिपॉजिट रखा हुआ है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो एक तरह से इसमें नेटिंग हो जाती है। ये था सीआरआर। कितना है ये जो भी आपके एग्जाम के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके अंदर डिफाइन किया गया होगा। सिमिलरली जब एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक अपने पास रखेगा। सीआरआर बैंक ने आरबीआई के पास रखा था, एसएलआर अपने पास रखा जाएगा लिक्विड एसेट्स में, जैसे अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश और गोल्ड। सीआरआर के तो नाम में ही कैश है, तो ये तो आपका कैश की फॉर्म में रखा जाएगा। एसएलआर के लिए आपके पास कैश भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है, गोल्ड भी है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमने एक टर्म यूज करा है अनएनकम्बर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, अभी हम आगे के उसमें पढ़ेंगे कि, और आपने पढ़ा भी होगा बैंकिंग में, कि कई बार इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे बैंक लोन ले लेता है। जैसे बैंक को अगर आरबीआई से कुछ टाइम के लिए लोन चाहिए तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेटरल रख के आरबीआई से लोन ले सकता है, कहीं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक उसको कोलेटरल कर सकता है। तो अनएनकम्बर्ड होता है कि उसके ऊपर कोई भी एनकम्बरेंस, मतलब कोई भी ऐसा और ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे वो कहीं पे और गिरवी नहीं रखी हुई है, कहीं पर बैंक ने उन्हें प्लेज नहीं किया हुआ है, कहीं पर और उसी चीज पे कहीं और से भी फाइनेंस नहीं कराया हुआ है। तो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो फ्री ऑफ ऑल द राइट्स होती है, उस पे सिर्फ बैंक का राइट है, वो अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अच्छा, ये भी डेली बेसिस पे किया जाएगा सीआरआर की तरह। ठीक है, आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं करता, इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसे हमने सीआरआर को डिफाइन करा है सेक्शन 42(1) ऑफ आरबीआई एक्ट। एसएलआर की बात करें तो सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके अंदर डिफाइन है, और इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% है। तो आरबीआई 40% से ज्यादा अगर एसएलआर की वैल्यू, सॉरी, आरबीआई अगर एसएलआर की वैल्यू 40% से ज्यादा करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को बीआर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना होगा।
डिमोनेटाइजेशन जब आया था 2016 वाला, 2016 की बात कर रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंटल सीआरआर, कौन सा इंक्रीमेंटल सीआरआर, जो जितना भी पुराना 500 और 1000 के नोट आ रहे थे, वो उस करेंसी का इंक्रीमेंटल सीआरआर 100% था। 100% होने से मतलब ये पूरा पैसा आरबीआई के पास जमा होना था, बैंक अपने पास नहीं रख सकता था, बैंक को ऐसा करना पड़ना था। क्यों करना था? क्योंकि आरबीआई के अंदर ये स्टैट्यूट पावर है, देश के कानून ने आरबीआई को ये पावर दी है कि वो बैंक से सीआरआर कितना भी करवा सकता है। बट आरबीआई बिना मतलब कभी नहीं कराएगा, जितना भी रखेगा उसके पीछे मॉनेटरी पॉलिसी या फिर आरबीआई के गवर्नर सर या सेंट्रल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो बताएंगे कि क्यों है। आगे चलते हैं हम लोग। अगले इंस्ट्रूमेंट से हमारे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बेसिक बैंकिंग में तो बहुत पूछे जाते हैं। रेपो रेट क्या है? ये फिक्स इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक टर्म आई है, इसको भी याद रखिएगा, हम इसे डिस्कस करेंगे। तो रेपो रेट पे आरबीआई बैंकों को ओवरनाइट लिक्विडिटी दे रहा है, मतलब बैंकों को रात में अगर नीड पड़ रही है कि हमें एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो आरबीआई से रेपो रेट पे पैसा ले सकते हैं। तो बैंकों के लिए एक ही रेट फिक्स कर दिया, पहली चीज। दूसरा, रेपो रेट ये की पॉलिसी रेट है जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, और ये इंटरेस्ट रेट का कॉरिडोर बना होता है। क्यों? क्योंकि बैंकों के बहुत सारे लोन्स अब ऐसे हो गए जो रेपो लिंक हो गए हैं, रेपो रेट से लिंक है। रेपो रेट अगर कम होगा, ठीक है, तो चीपर बोरोइंग होगी बैंक्स के लिए, बैंक आरबीआई से ओवरनाइट पैसा ले रहे हैं ना। रेपो रेट कम होगा, जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी में कम किया गया है, तो बैंक अगर आरबीआई से पैसा लेगा तो वो चीपर बोरोइंग होगी, तो बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा, तो बैंक ज्यादा पैसा ले पाएगा आरबीआई से, है ना। बोरोइंग चीपर होगी तो क्रेडिट क्रिएशन उससे ज्यादा होता है। रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा, उस केस में ये बोरोइंग कॉस्टलियर हो जाएगी, तो टाइट क्रेडिट कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक। रिवर्स रेपो, अभी ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होल्ड पे रखना है हमें, अभी हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है कि इस केस पे आरबीआई बैंक से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है। कई जगह आप पढ़ते हैं कि आरबीआई बैंक से लोन ले लेता, नहीं, बैंक आरबीआई को लोन नहीं देते हैं, आरबीआई उनसे लोन नहीं लेता, आरबीआई उनकी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, एक्सेस लिक्विडिटी को ऑन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर एलएएफ। मतलब आरबीआई फ्री में भी पैसा लेके नहीं रख रहा है, आरबीआई उनको उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। बट बैंक अपना कितना पैसा आरबीआई के साथ रख सकते हैं? वो है 0.5% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, उसका 0.5% तक का पैसा आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो रेट पे रख सकते हैं। जब बैंक्स के पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। मान लेते हैं बैंक के पास खूब सारा पैसा है, कुछ पैसा उसे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स में से लेट्स से सीआरआर हमारा 3.5% है, एसएलआर हमारा 18.5% है, एग्जैक्ट रेट मुझे भी याद नहीं है, बट लेट्स से, तो ये हमारा 22% हो गया सीआरआर एसएलआर में जो बैंक को अलग करना है। अब बैंक के पास कितना बचा? 100 था, 100 में से हमने 22 हटा दिया, बैंक के पास 78 बचा। इस 78 के अंदर से बैंक ने 25 लेट्स से 35 यूनिट लोन दिया हुआ है, ठीक है, और 23 यूनिट बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। 35 लोन दिया हुआ है, 23 इन्वेस्ट दिया हुआ है, मतलब चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में या म्यूचुअल फंड्स में या कोई और बॉन्ड्स खरीद के किसी भी तरह लेट से बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास कितना 58 हो गया, बचा कितना 20 यूनिट। अब जो 20 यूनिट है, लेट से बैंक कहता है कि इसमें से 15 यूनिट मेरे को अगले दिन ब्रांच ओपन करने के लिए कैश होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि कुछ कस्टमर बैंक से पैसा निकालने भी आएंगे, कुछ कस्टमर की एफडी पूरी हो रही होगी, तो उसके बाद भी बैंक के पास 5 यूनिट रह गया। अब ये जो 5 यूनिट है, इसका बैंक क्या करेगा? बैंक सोचेगा कि ये जो 5 यूनिट मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, खाली रखने से अच्छा है कि इसको मैं आरबीआई के पास जमा करवा दूं रिवर्स रेपो रेट में, कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। बट क्या ये बैंक पूरा कर पाएगा? वो डिपेंड करेगा कि ये उसके एनडीटीएल का कितना है। तो 5 अगर हम 100 ही उसकी एनडीटीएल मानकर चलते हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया 5%, तो बैंक 0.5 इसमें से आरबीआई के पास जमा करा सकता है। और जो 0.5 मैंने इसका एग्जांपल लेकर बताया, ये करोड़ में होता है अमाउंट, ऐसा नहीं होता है कि 5 रुपए 50 रुपए 500 रुपए, ये अमाउंट करोड़ में होता है। तो ये था हमारा एनडीटीएल और इसका रिवर्स रेपो रेट। अब मैंने इसमें एक टर्म आपको बोला था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को होल्ड करने के लिए। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? तो ये जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से इसे कम ज्यादा करके आरबीआई मार्केट की लिक्विडिटी कंडीशंस को मॉनिटर करता है, और लिक्विडिटी रेट और लिक्विडिटी जो अवेलेबिलिटी है लिक्विडिटी की, उसे कम या ज्यादा करता है।
उस चीज को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं कि आरबीआई लिक्विडिटी को मार्केट में एडजस्ट कर रहा है थ्रू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कैसे करता है? बैंकिंग की तैयारी जिन लोगों ने करी है उन्हें काफी अच्छे से पता होगा। यहाँ पे भी हमने समझाने की कोशिश करी है। मान लेते हैं रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आरबीआई के पास, तो बैंक अपना एक्सेस फंड आरबीआई के पास जमा कर देंगे। अगर पैसा आरबीआई के पास जमा हो रहा है तो फिर वो पैसा मार्केट में लैंडिंग में जाएगा? नहीं जाएगा, वो पैसा लिक्विडिटी सिस्टम से हट गया मार्केट से, तो लिक्विडिटी कम हो गई, लिक्विडिटी एडजस्ट हो गई ना। फिर सेम वे अगर मान लेते हैं बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करने चाह रहे हैं, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंकों को लगेगा यार इससे अच्छा तो हम मार्केट में लैंड कर दें, बैंक मार्केट में लैंड करेंगे, क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, अगेन लिक्विडिटी एडजस्ट हो गई। क्लियर है? ऐसा ही केस हमारा रेपो रेट में होता है। हमने बात कही थी कि अगर रेपो रेट कम कर दिया जाएगा तो बैंक आरबीआई से ज्यादा बोरो कर पाएंगे, ज्यादा बोरो करेंगे तो ज्यादा लोन जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को ये बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी, बैंकों को बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी तो वो मार्केट में आरबीआई से लेके लैंड नहीं करेंगे, आरबीआई से नहीं लेंगे तो मार्केट में जाने वाली लिक्विडिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम कर देगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मार्केट की लिक्विडिटी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। सीआरआर एसएलआर भी यही करते हैं। सीआर दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू पर्पल से लिखते हैं। सीआरआर एसएलआर नहीं, ये चमक नहीं रहा, थोड़ा रब करके मैं रेड से ही लिखने की कोशिश करता हूँ। सीआरआर एसएलआर और रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, ये क्या कर रहे हैं? ये आपके मार्केट्स की लिक्विडिटी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? हम बैंकों को बोल रहे हैं कि पैसा हमारे पास रखो, वहां मत दो, या फिर हम बैंकों को बोल रहे हैं तुम हमसे पैसा लेकर वहां दे दो बट मार्केट में लिक्विडिटी भेजो। इसके अलावा जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे या एमएसएस पढ़ेंगे वहां देखेंगे कि कैसे डायरेक्टली वो मार्केट की लिक्विडिटी को ही अफेक्ट करता है। अगला आता है हमारे पास स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एसडीएफ और एमएसएफ। ठीक है, अब हमें एसडीएफ और एमएसएफ की बात करनी है। क्या होता है एसडीएफ? नाम से हमें देखिए क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट है मतलब आरबीआई ने बैंकों को अलाउ करा है कि उनका सरप्लस फंड्स यहां डिपॉजिट कर दें, बट खास बात है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कोलेट्रल। जब रिवर्स रेपो रेट की बात करी थी तो वहां पे आरबीआई बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता था, यहां पे आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देगा। तो रिवर्स रेपो रेट और एसडीएफ दोनों में बैंकों के डिपॉजिट आरबीआई के पास आ रहे थे, बट एसडीएफ के केस में आरबीआई को कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। आरबीआई कोई कोलेट्रल नहीं देगा तो उससे आरबीआई की बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसडीएफ का रेट भी रेपो रेट से कम है, हेल्प्स अवॉइड एक्सपेंशन ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट, एक्ट एज द लोअर बाउंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर या फिर इसे हम पॉलिसी कॉरिडोर भी बोलते हैं। पॉलिसी कॉरिडोर, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। एंड इट रिप्लेस द रोल अर्लियर प्लेड बाय रिवर्स रेपो विदाउट कोलेट्रल रिक्वायरमेंट। अब ये तो था जब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं। एमएसएफ क्या होता है? स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल। ठीक है, मतलब एक स्टैंडिंग है आपके लिए। इट इज एन इमरजेंसी लिक्विडिटी विंडो थ्रू विच एससीबीज मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो ऐसा रेपो रेट का केस था 90 डेज तक के लिए, इसमें ओवरनाइट लिक्विडिटी के लिए है। ये मिनिमम 1 करोड़ होगा और या फिर 2% ऑफ एनडीटीएल में 1 करोड़ के मल्टीपल के अकॉर्डिंगली बैंक ले सकते हैं। क्लियर? अब बैंक कैन यूज द सिक्योरिटी यूज इन एसएलआर फॉर मॉर्गेज, मतलब जो सिक्योरिटी आपने एसएलआर में रखी हुई है उसी सिक्योरिटी को आप यहाँ मॉर्गेज के लिए रख सकते हो वाइल टेकिंग दिस लोन। हाउएवर रेपो रेट में अगर बैंक लोन लेता है तो एसएलआर वाली सिक्योरिटीज नहीं, वहां पे लिखा था अनएनकम्बर्ड, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। याद करिए रेपो रेट वाले केस में यहाँ पर एसएलआर वाली सिक्योरिटीज को बैंक यूज कर सकता है और ये पॉलिसी कॉरिडोर का अपर बाउंड है। अभी क्या होता है पॉलिसी कॉरिडोर? ये मान लीजिए वैल्यू है हमारी एसडीएफ की, ये है हमारी एमएसएफ की। ठीक है, आरबीआई इनके बीच में कोशिश करता है कि बैंड कम से कम हो। ये जो बैंड है ये मार्केट की लिक्विडिटी पोजीशन को बताता है। क्यों? क्योंकि इसी बैंड के बीच में कहीं पर आता है कॉल मनी।
मनी मार्केट में हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि एसडीएफ और एमएसएफ के बीच में ही कॉल मनी का रेट होता है, और कॉल मनी एसडीएफ की तरफ है या एमएसएफ की तरफ है, इससे मार्केट में लिक्विडिटी की पोजीशन पता चलता है। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कॉल मनी एमएसएफ की तरफ है, मतलब कॉल मनी का रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा कब होगा? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कब होगा? जब कॉल मनी के लिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, है ना। अब क्या होगा अगर ये कॉल मनी का रेट, मैं थोड़ा सा रब करके इसको दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ साफ हम लोग समझ पाए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसी कॉरिडोर की। ये हमने मान लिया हमारा एसडीएफ की वैल्यू है, और ये हमने मान लिया हमारी एमएसएफ की वैल्यू है। बीच में ये वैल्यू है हमारी कॉल, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वैल्यू है हमारी कॉल मनी, सी हमने इसका लिखा। सी अगर इधर होगा, मान लीजिए सी, तो ये मतलब कॉल मनी का रेट ज़्यादा है। कॉल मनी का रेट ज़्यादा कब होगा? जब डिमांड फॉर कॉल मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई कम है मतलब लिक्विडिटी मार्केट में कम है। अगर कॉल मनी का रेट एसडीएफ की तरफ होगा, उस केस में क्या होगा? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मतलब मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी है, बैंकिंग सिस्टम के पास लिक्विडिटी एक्सेस है, उसकी डिमांड ही नहीं है इतनी। क्लियर? अब कॉल मनी का रेट इन दोनों के बीच में क्यों फ्लक्चुएट करेगा? क्योंकि मान लीजिए कॉल मनी की वैल्यू हो गई लेट सी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एमएस, सॉरी लेट सी इक्वल्स टू और लेस देन एसडीएफ, है ना। कॉल मनी मान लीजिए इससे कम पे चला जाएगा, तो क्या कोई बैंक कॉल मनी से कम पे आपको लोन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कॉल मनी, क्योंकि एसडीएफ तो ऑलरेडी लोअर बाउंड है ना। किसी बैंक को कॉल मनी से कम पे देने पे, मान लीजिए आपको अगर कहीं पे लोन देना है, आप कॉल मनी पर दे रहे हो, आप अगर एसडीएफ से कम पर दोगे तो एसडीएफ तक तो पहुंचने के लिए वो ऑलरेडी आरबीआई से ले ही लेगा। आप तो उसको आरबीआई से ना लेने के लिए एक एडवांटेज दे रहे हो ना, वरना तो आरबीआई से वो ले ही लेगा। सिमिलरली अगर आप एमएसएफ से ज़्यादा देते हो, मान लीजिए आपका रेट एमएसएफ से ज़्यादा है, तो वो आपसे लेगा ही क्यों? वो आपसे लेगा ही क्यों? अगर उसे आपसे लेना होगा, मतलब उसे अगर इतने ज़्यादा पर लेना होगा, तो वो एमएसएफ पे आरबीआई से लोन ले लेगा। दूसरी चीज़, जब एसडीएफ की बात करते हैं, अगर आपका कॉल मनी का रेट ऑलरेडी एसडीएफ से कम है, तो जो लेंडर है, जिस पे पैसा है, जो देना है, मतलब आपको किसी को लोन देना है, आप एसडीएफ पर देते हो, आपका कॉल मनी अगर एसडीएफ से भी कम है, तो आप किसी और को क्यों दोगे जब उससे ज़्यादा एसडीएफ आपको आरबीआई दे ही रहा है उससे ज़्यादा पर इंटरेस्ट? तो आप वो पैसा मार्केट में नहीं दोगे फिर। इस तरह से एसडीएफ और एमएसएफ मिलकर पॉलिसी कॉरिडोर बनाते हैं, जो मनी मार्केट में कॉल मनी का रेट डिसाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट दो टॉपिक्स को आपस में जोड़ता है, और आरबीआई इस तरह से फंक्शनिंग करता है। ये दोनों आरबीआई की ही फंक्शनिंग है कि कॉल मनी का रेट और पॉलिसी कॉरिडोर, और मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आरबीआई किस तरह से एनालाइज करता है, ये उसका प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको अगर और ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो आरबीआई की वेबसाइट पर एक पीडीएफ है, आरबीआई वर्किंग एंड फंक्शन, उसके अंदर ये चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन है। ठीक है, मैंने वहीं से ये चीज़ समझी है, वहीं से ये सब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। बैंक रेट, मॉनेटरी पॉलिसी का अगला इंस्ट्रूमेंट बैंक रेट क्या है, डिफाइंड इन सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट में। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक इस पे लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, मोर देन 90 डेज। 90 डेज तक का लोन किस पे रहते हैं? रेपो रेट पे। ओवरनाइट लोन किस पर रहते हैं? एमएसएफ पर। ठीक है, विदाउट एनी कोलेट्रल, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं देना होता। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट कंडीशंस को रेगुलेट करता है, टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, टू सिग्नल द लॉन्ग टर्म स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंसेस भी हम लोग पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है? जी सैक्स। ठीक है, जी सैक हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज करता है। ठीक है, ओएमओ आर कंडक्टेड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशन। हमने जब रेपो रेट पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, इसमें मैंने आपको बताया था ये मार्केट की लिक्विडिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में जी सैक्स को सेल करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, एंड इट सक आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। और जब आरबीआई को सिस्टम में लिक्विडिटी डालनी होगी, वो इन्हीं सिक्योरिटीज को बाई बैक करेगा एंड इन्फ्यूज द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विडिटी को ही आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली नहीं कर रहा। दे आर ऑफन कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस इन अ मैनर दैट बैलेंसेस इन्फ्लेशन
वाइल हेल्पिंग बैंक्स टू कंटिन्यू टू लैंड। इस तरह से किया जाता है कि इन्फ्लेशन भी होता रहे और बैंकों के पास भी सफिशिएंट क्रेडिट खरीदें। ओएमओस को अदर मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ यूज किया जाता है टू एडजस्ट द क्वांटम एंड प्राइस ऑफ मनी इन द सिस्टम। प्राइस ऑफ मनी से हमारा मतलब है इन्फ्लेशन। प्राइस ऑफ मनी से यहाँ पे मतलब है इन्फ्लेशन। और जो पैसा रेस करा है वो पैसा सरकार को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पैसा रेस करा है वो पैसा सरकार के पास जा रहा है। ठीक। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सिक्योरिटीज खरीदी बेची पैसा गया सरकार के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अगली स्लाइड पर देखेंगे। अगला आता है हमारे पास एमएसएस। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है साल 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी। क्यों? आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी। ओपन मार्केट में भी यही हो रहा था। अभी ध्यान रखिएगा, फर्क अभी बताऊंगा कहाँ पर है। टू कैरी आउट द एमएसएस गवर्नमेंट लैंड इट्स बॉन्ड और सिक्योरिटीज टू आरबीआई। आरबीआई ने सरकार से सिक्योरिटी ले ली। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर भी यही हो रहा था कि सरकार से सिक्योरिटी आरबीआई ने खरीद ली। इन दिस वे आरबीआई बिकम्स डेटर टू द गवर्नमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एमएसएस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने सरकार को पे करा नहीं। ओएमओ में लास्ट पॉइंट मैंने पढ़ा था ना, खासतौर से आपको बोला था कि ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मनी रेस किया गया है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। एमएसएस के अंदर ये पैसा एमएसएस अकाउंट में जाता है। एक डब्बा है, इस डब्बे का नाम है एमएसएस। आरबीआई ने सिक्योरिटीज बेची, पैसा कहाँ गया? एमएसएस में। ये पैसा अगर सरकार के पास चला जाता तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह हो जाता। ये दोनों में फर्क है। ये किस लिए था? फॉर सेलिंग फॉरेन करेंसीज अदर देन सिक्योरिटीज। फॉरेन करेंसीज बेचने के लिए किया गया था। लिमिट किया है इसके अंदर। डिमोनेटाइजेशन के बाद से इसकी लिमिट कर दी गई है 6 लाख करोड़। तो एमएसएस की लिमिट ओवरऑल 6 लाख करोड़ है। आई होप समझ आया होगा। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर अगली चीज़ आती है मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेंसेस। तो जब भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, इसके साथ में इसका स्टैंस डिक्लेयर किया जाता है कि इसका क्या स्टैंस है। 4 स्टैंस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग। कौन कौन से? एक होता है हॉकिश, डोविश, एकोमोडेटिव, न्यूट्रल। जैसे इस बार का न्यूट्रल स्टैंस था, जहाँ तक मुझे ध्यान है न्यूट्रल आया था इस बार। आप क्रॉस चेक करिएगा, हर मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये चीज़ बताई जाती है। हॉकिश स्टैंस क्या होता है? इट फोकसेज ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय मेंटेनिंग और रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स, discouraging borrowing and spending, stabilizing price and often leads to currency appreciation। है ना? तो इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कंडीशन दे दी गई या मॉनेटरी पॉलिसी का ही स्टेटमेंट में से 3-4 चीज़ें दे दी गई और पूछा जाए कि इसका क्या स्टांस है। डोविश में क्या होता है? प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट। तो हॉकिश में क्या था? इंटरेस्ट रेट बढ़े। डॉइश में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कम हुए। हॉकिश में डिस्करेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, इसमें एनकरेज किया जाता है बोरोइंग स्पेंडिंग। इसमें स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड ऑफन लीड्स टू करेंसी अप्रिशिएशन। इसमें इंक्रीजिंग लिक्विडिटी पोटेंशियली कॉजिंग हायर इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिशिएशन। ये दोनों के बीच का फर्क भी समझ आया होगा। एकोमोडेटिव में क्या होता है? अडॉप्टेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन्स टू स्टिमुलेट डिमांड बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स लो। इसमें इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट लो मेंटेन किए जाते हैं। एंड इंश्योरिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी, also referred to as easy monetary policy. Neutral indicates balanced economic condition where policy rates are kept unchanged with neither stimulative nor restrictive monetary action. अब इनके अंदर हल्का फुल्का पॉलिसी रेट्स को चेंज किया जा सकता है, जैसे आरबीआई ने इस बार करा था। शॉर्ट में हॉकिश इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, डोविश इट सपोर्ट्स ग्रोथ, एकोमोडेटिव डिमांड को बूस्ट करेगा ड्यूरिंग स्लो डाउन, और न्यूट्रल जो है वो बैलेंस मेंटेन करेगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेंसेज हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू के लिए भी। अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को आरबीआई ग्रेड बी के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करूंगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। अब इसके बाद एक छोटी सी हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो होती है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। हम लोग बोलते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, उसके लिए हमें पता तो हो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल क्या होता है। तो सेक्शन 2E ऑफ आरबीआई एक्ट बोलता है शेड्यूल बैंक मीन्स अ बैंक हु इज इंडिकेटेड, हु की जगह यहाँ पे विच लिखेंगे हम लोग, सॉरी मेरा थोड़ा सा इंग्लिश गलत हो गया, विच इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। है ना? सिर्फ इतना सा है, सेक्शन 2E में बताया है कि जो भी आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में बैंक है वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। अब यहाँ पे शेड्यूल में लिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। पहली, शेड्यूल बैंक शुड सेटिस्फाई द कंडीशन विच इंक्लूड पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ नॉट लेस देन ₹5 लाख। ठीक है? पेड अप कैपिटल
प्लस रिजर्व, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 लाख। पहली चीज ये हो गई ना। और सेटिस्फैक्शन ऑफ आरबीआई दैट अफेयर्स विल नॉट बी कंडक्टेड बाय बैंक इन अ वे टू जेओपार्डाइज द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर से मतलब उनका जो डिपॉजिट है वो खत्म ना होने पाए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, बहुत सारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो सारे शेड्यूल बैंक्स क्लासिफाइड हैं। यूसीबीज ऑन द अदर हैंड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये शेड्यूल्ड भी हैं प्लस नॉन शेड्यूल्ड भी हैं। जो भी बैंक इनके अंदर नहीं है सेकंड शेड्यूल के अंदर, वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं। तो बैंक बाय डिफॉल्ट हमारे नॉन शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल होने के लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। बस इतना सा है। शेड्यूल बैंक्स को काफ़ी सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स आरबीआई से मिलते हैं, जैसे लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टाइप का, या वो बैंक रेट पे रेपो रेट पे आरबीआई से फंडिंग ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड शेड्यूल के लिए बस इतना सा ही हमें पढ़ने के लिए। अब आगे चलते हैं हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में अगली चीज़ आती है आरबीआई की सब्सिडरीज। आरबीआई की 5 सब्सिडरीज के बारे में हमें जानना है, ठीक है। 5 सब्सिडरीज जो 100% ओन्ड बाय आरबीआई हैं, 100% ओन्ड बाय आरबीआई। बात ध्यान रखिएगा, हम 100% ओन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। कौन कौन सी? डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रेबिट, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज इफ्टास, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच। ये 5 सब्सिडरीज हमें पढ़नी है। 5 सब्सिडरीज 100% ओन्ड बाय आरबीआई। ठीक, एक एक करके करना शुरू करते हैं इन्हें। सबसे पहले देखें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी क्या है। तो 1978 में 2 कंपनीज को मर्ज करा था। क्या? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि 1962 का था, और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि 1971 का था। इन दोनों को हमने मर्ज करा। 1978 में हमारा डीआईसीजीसी बना। हेडक्वार्टर्स बना मुंबई में, मुंबई बेस्ड है। ओनरशिप होली ओन्ड बाय आरबीआई, मतलब 100% आरबीआई की ही सब्सिडरी है, कोई और एंटिटीज में इन्वॉल्व नहीं है। क्या करती है? इट प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। 2020 से इफेक्टिव है। 2020 से पहले क्या था? 1 लाख था। पर डिपॉजिटर पर बैंक कैसे? जैसे मान लीजिए आपका पैसा एसबीआई में है, आपका पैसा पीएनबी में है, आपका पैसा ओरिएंटल बैंक, ये सॉरी ओबीसी तो खत्म हो गया, मान लेते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में है, तो एसबीआई में भी आपका 5 लाख तक सेफ है, पीएनबी में भी 5 लाख तक सेफ है, पंजाब सिंध बैंक में भी 5 लाख तक सेफ है। यहाँ पे भले आपका पैसा 8 लाख हो, 10 लाख हो या 2 लाख हो, 8 लाख और 10 लाख अगर होता है तो 5-5 लाख दोनों का सेफ है। यहाँ 2 लाख है तो ये पूरा 2 लाख ही सेफ है। ऐसा नहीं है कि पैसा 2 लाख है तो हम 5 लाख की बात करेंगे, नहीं। 5 लाख इज द अपर लिमिट पर डिपॉजिटर पर बैंक। ऐसा नहीं है कि आपके एसबीआई की 4 अलग अलग ब्रांचेस में पैसा हो तो आप हर उसका चारों का कर दो, नहीं। पर डिपॉजिटर। ये भी आप नहीं बोल सकते कि आपके अलग अलग अकाउंट है, कि सेविंग्स अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, लोन अकाउंट या फिर आपका एफडी भी है, तो नहीं। पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख की लिमिट है। क्लियर कट इतनी सी बात। कवर्स ऑल कॉमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। पैक्स को ये कंट्रोल मतलब कवर नहीं करता है क्योंकि वो बैंक नहीं है। प्रीमियम पेड एंटायरली बाय बैंक, नो डायरेक्ट कॉस्ट टू डिपॉजिटर। क्यों? क्योंकि जब कोई इंश्योरेंस अगर होता है तो इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं, जैसे आप लोग भी पे करते होंगे अगर हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम पे करना होता है। तो ये प्रीमियम बैंक पे करता है, कस्टमर के ऊपर इसका कोई बर्डन नहीं होता। डीआईसीटीसी पेज इंश्योर्ड अमाउंट विद इन 90 डेज ऑफ द बैंक फेलियर आफ्टर क्लेम रिसीट। अब क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है पीएमसी बैंक का। इसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट पे देखिए, आरबीआई काफ़ी सारे कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस कैंसिल करता है, न्यूज़ में आता है, या किसी कोऑपरेटिव बैंक पे डायरेक्शंस लगाता है, तो वहाँ पे ये पैसा 90 डेज में उस बैंक की पब्लिक को मिल जाता है, अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। पहला जो क्लेम लिमिट था अंडर 5 लाख लिमिट वाला, वो पीएमसी और लक्ष्मी विलास बैंक के केसेस में आया था। क्लियर? क्योंकि पीएमसी से पहले तो 1 लाख की लिमिट थी ना, पीएमसी के इशू के बाद में ही। पीएमसी था हमारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है एक एनबीएफसी के साथ मर्ज होके। और इसी के थ्रू हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल भी समझेंगे, इन्हीं दोनों बैंकों के थ्रू ही, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वीडियो करेंगे।
अब DICGC क्या इंश्योर करता है? ऑल सच डिपॉजिट सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग एक्सेट्रा एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स। मतलब अब जो नीचे टाइप्स है उनको कवर नहीं किया जाएगा, बाकी सारे किए जाएंगे। जैसे फॉरेन के, सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को कवर नहीं किया जाता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स कवर नहीं किए जाते, स्टेट लैंड डेवलपमेंट विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उन्हें भी कवर नहीं किया जाता है, एनी अमाउंट ड्यू ऑन एनी डिपॉजिटर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई आप डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं वो कवर नहीं होगा इसके अंदर, और any amount which has been specifically exempted by cooperation with the previous approval of Reserve Bank of India। RBI ने अगर किसी चीज़ का अप्रूवल दिया है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर अकाउंट DICGC में कवर नहीं होगा, या DICGC ने किसी भी वजह से RBI का अप्रूवल लिया है, उस केस में वो पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। 1995 में स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, और इसकी प्रिंटिंग प्रेसेस है मैसूरू और सल्बोनी। सल्बोनी वेस्ट बंगाल में है, मैसूरू कर्नाटका में है। मैसूरू कर्नाटका में है, तो BRB NMPL की प्रेसेस मैसूरू में है और सल्बोनी में है। ये RBI के बिहाफ पे बैंक नोट्स प्रिंट करता है, मेनली 10 से 2000 रुपए के। अब 2000 के नहीं करता, सॉरी, अब ये 10 to 500 करेगा। 2000 के होने बंद हो गए हैं। मैं जब इसकी PDF डालूंगा तो इसको मैं 500 कर दूंगा करेक्ट करके। आगे, टू हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नियरली, अच्छा ये जो दोनों प्रिंटिंग प्रेसेस हैं ये 60 से 70% ऑफ इंडिया की करेंसी डिमांड को मीट करती हैं। जो मेजॉरिटी इंडिया की करेंसी डिमांड है 60 से 70% BRB NMPL ही मीट किया जाता है। ये SPMCIL के साथ करता है। SPMCIL मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, इसकी भी दो है, कहाँ कहाँ, देवास और नासिक। देवास और नासिक में SPMCIL है, मैसूरू और सल्बोनी में BRB NMPL है। ये दोनों ही प्रिंटिंग प्रेसेस एक साथ मिलकर इंडिया का 100% नोट प्रिंटिंग करती हैं, जिसमें मेजॉरिटी BRB NMPL के पास जाती है। BRB NMPL ऑल्सो हैंडल्स नोट डिस्ट्रक्शन, पेपर इंपोर्ट एंड इंक सप्लाई लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जो आपका पेपर इंपोर्ट हो रहा है, जो खराब नोट है उसका डिस्ट्रक्शन करना है, वो सब भी BRB NMPL करता है। अब ये हुआ क्यों? BRB NMPL आने का कारण क्या था? पहले क्या था, RBI SPMCIL को बोलता था हमें नोट चाहिए, SPMCIL अप्रूवल लेती थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ठीक है, फिर यहाँ पे पेपर आता था या बाकी इंक आती थी, फिर उसके बाद नोट की प्रिंटिंग होती थी, तो इतना सारा टाइम लग गया, तो ये दिक्कत होती थी, मार्केट में डिमांड सप्लाई को अफेक्ट करता था। RBI ने अपनी कंपनी खोल दी। अब RBI क्या करेगा? RBI बोलेगा BRB NMPL को, और ये अपना इंटरनली सारा काम करके वापस RBI को करेंसी नोट दे देगी। तो ये फर्क आया। RBI ने अपनी ही कंपनी ओपन कर दी प्रिंटिंग के लिए, अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस ओपन कर दी। अब RBI डायरेक्टली उसको अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है, वो क्योंकि लॉजिस्टिक्स सारी उनके पास है, इंक सप्लाई वो मॉनिटर कर रहे हैं, पेपर इंपोर्ट वो करा रहे हैं, नोट डिस्ट्रक्शन भी वो करा रहे हैं पुराने नोटों का, तो RBI डायरेक्टली इनके थ्रू करता है। बट ऐसा नहीं है कि SPMCIL के पास जाता नहीं है, इनके पास भी जाता है, मेजॉरिटी इसके पास है। आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसे हम लोग रेबिट कहते हैं शॉर्ट में। छोटा सा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। 2016 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है, तो मुंबई नहीं है, नवी मुंबई है इसका। होली ओन बाय RBI। क्या प्रोवाइड करता है? साइबर सिक्योरिटी, IT गवर्नेंस, डिजिटल रिस्क असेसमेंट सर्विसेज टू RBI एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब बैंक्स को भी देगा, NBFCs को भी देगा, बाकी फाइनेंशियल सेक्टर में भी जो इनसे एड लेना चाहता है, इनसे हेल्प लेना चाहता है, उनको देता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, IT गवर्नेंस रिलेटेड और डिजिटल रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड। रेगटेक और सूपटेक सॉल्यूशंस देता है फॉर रेगुलेटरी डेटा कलेक्शन एंड सुपरविजन। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो सूपटेक है आपके पास, है ना, इसके सॉफ्टवेयर हैं, RBI की दो पोर्टल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक है सिम्स, एक है दक्ष। तो ये जो है ये हमारे सूपटेक, तो सूपटेक मतलब सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, ये AI बेस्ड या फिर मशीन लर्निंग बेस्ड होते हैं। रेगटेक के अंदर क्या होता है? हाँ, इनके अंदर ऑटोमेशन भी होता है। रेगटेक के लिए जैसे एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, ये KYC AML के अंदर यूज होता है, KYC/AML, नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, तो इसके अंदर ये यूज होता है। तो ये रेगटेक यूज होता है यहाँ पे, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी।
ठीक है, तो रेगुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी मिला के रेग टेक हो गया, सुपरविजन प्लस टेक्नोलॉजी मिला के सूप टेक या सब टेक हो गया। तो आरबीआई यहाँ पे यूज़ करता है, यहाँ पे डेटा कलेक्शन होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, टाइमली मैनर में होता है, काफ़ी सारा प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। एक जैसे एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, यहाँ पे भी डेटा अपलोड होता है। सिम्स है सूपटेक का, दक्ष है सूपटेक का, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है, या फिर एएमएल रिलेटेड जो आरबीआई के कुछ कुछ पोर्टल्स हैं, ये हमारा रैगटेक और सूपटेक का पार्ट हो जाता है। इसके लिए एक जैसा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आपने अगर करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो आरबीआई ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया था। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वो रैगटेक का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, बाकी इस पे करंट अफेयर्स के थ्रू ये चीज़ ज़्यादा बेटर हम लोग कर पाएंगे। जैसे जैसे फाइनेंस के करंट अफेयर्स करेंगे, पहले स्टैटिक सिलेबस पूरा करेंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स पे मूव करेंगे। मैं इस तरह इसको रब कर दूं ताकि हम आगे के पॉइंट समझ पाए। ओके, और ये एक IMSS सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलेंस सिस्टम फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। ये भी रेबिट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। रेबिट ने ही बनाया था और रेबिट ही इसको ऑपरेट करता है। इसके अलावा रेबिट ने क्या करा है, आरबीआई का जो CMS है, ये और रब कर देते हैं। आरबीआई का जो CMS है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पोर्टल। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग पोर्टल कौन सा है? XBRL, मैंने अभी आपको बताया था। तो XBRL रेबिट ने डिज़ाइन करा है। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन की कंप्लेंट्स आती हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन। अभी हम पढ़ेंगे आगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन वाली जो भी कंप्लेंट आप आरबीआई में करते हैं वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे वो रेबिट के द्वारा डेवलप किया गया है और रेबिट ही उसे मेंटेन करता है। क्लियर है? इससे ज़्यादा हमें रेबिट के बारे में पढ़ने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा आरबीआई इनोवेशन हब, जिसे हम RBIH बोलते हैं। साल 2021 में लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका बेंगलुरु में है। ओनरशिप इसकी होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। क्या करता है? प्रमोट्स फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो भी इनोवेशंस होते हैं वो। सैंडबॉक्स सपोर्ट देता है, मेंटरशिप देता है, फंडिंग देता है उन स्टार्टअप्स को जो कि रैगटेक पे काम करते हैं। फंडिंग टू स्टार्टअप वर्किंग ऑन रैगटेक, AI एंड ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए जैसे इस बार आया था, AI का इम्पैक्ट पूछा गया था, तो AI के इम्पैक्ट को तो हम डायरेक्ट यहाँ भी जोड़ सकते हैं कि आरबीआई की सब्सिडरी है आरबीआई इनोवेशन हब, जो ऑलरेडी AI पे काम करती है ना, सैंडबॉक्स सपोर्ट देती है, AI बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है। तो इस तरह से हमें अपने आंसर्स लिंक करने हैं। जब हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे, प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्टिव्स भी देखेंगे और जो एक्सपेक्टेड है करंट ट्रेंड्स पर, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज पर, जो रिपोर्ट आरबीआई इश्यूज करता है उससे जो भी कुछ आउटकम निकल कर आता है, उन चीज़ों पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव को हम लोग अपने सिलेबस में कवर करते चलेंगे। अच्छा, एक स्वनारी टेक स्प्रिंट ऑर्गेनाइज करता है RBIH, एक इवेंट है विमेन लेड फाइनेंशियल इनोवेशंस के लिए, और एक हर पेमेंट डिजिटल मिशन। दो इवेंट है जो स्पेसिफिकली RBIH इनिशिएट करता है। इसके अलावा इसका एम है टू मेक इंडिया ग्लोबल फिनटेक हब अंडर पेमेंट विजन 2025। 2025 का पेमेंट विजन था ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। RBIH ने ये एम दिया था, ये विजन था उसका, इस पे RBIH काम कर रहा है। तो इसमें आप देखिए पिछले कुछ सालों में हमारा कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है डिजिटल पेमेंट्स को लेकर, यूपीआई को लेकर। जब हमने बैंकिंग अवेयरनेस में भी वीडियोस डाले थे, उसको हम RBI के लिए अलग से रिकम्पोज करेंगे, थोड़ा अलग उसको फ्रेम करके RBI के अकॉर्डिंगली, कि कितने ढेर सारे हमारे पास मेथड हो गए हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के, ऑफलाइन पेमेंट करने के, ऑफलाइन यूपीआई यूज़ करने के। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये काम था RBIH का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा इफ्टास। इफ्टास होता है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, साल 2015 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में था। ठीक, इसकी ओनरशिप होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। इसका जो नेचर है, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो इफ्टास इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रमोट किसके थ्रू हो रही है? IDRBT हैदराबाद के थ्रू। इट इज़ प्रमोटेड बाय IDRBT हैदराबाद। IDRBT क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। 2 फरवरी 2015 को इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया था। ठीक है, टू कंसोलिडेट एंड ऑपरेट क्रिटिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन बैंक्स। जो इंडिया के बैंकों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल IT इंफ्रास्ट्रक्चर था, स्पेसिफिकली उसको ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था। वो क्या क्या है, अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। इसने क्या करा, इन्फीनेट को, SFMS को, IBCC को IDRBT से ले लिया इफेक्टिव 1 अप्रैल 2016। ठीक, इसका गठन किया गया, इसको स्टैब्लिश किया गया, और धीरे धीरे ये सारे फंक्शन जो IDRBT के पास थे इसने ले लिए। ठीक, ये वो क्रिटिकल फंक्शन है, इनको भी देखेंगे एक एक लाइन में आने वाली स्लाइड पर।
It functions under RBI's overall supervision to ensure secure, scalable and interoperable financial tech system for the banking community. तो ये बैंकिंग कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, बैंकिंग कम्युनिटी के लिए। बाकी जो था वो आरबीआई को भी सपोर्ट कर रहे थे अलग अलग एम्स के साथ, बट इफ्टास स्पेसिफिकली बैंकिंग कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है, इसके की फंक्शंस में हम लोग देते हैं। इन्फीनेट देखता है, एसएफएमएस देखता है, आईबीसीसी देखता है, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट। इसमें क्या होता है, इन्फीनेट होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ये क्लोज यूजर कम्युनिकेशन बैकबोन है दैट कनेक्टिंग आरबीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि आरबीआई बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट करता है। किसके थ्रू, इन्फीनेट के थ्रू। एसएफएमएस है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इसके अंदर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज प्लेटफॉर्म है फॉर इंटर बैंक एंड इंट्रा बैंक ट्रांजेक्शंस। तो जो आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो एसएफएमएस के थ्रू जाता है। आईबीसीसी है इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, सेंट्रलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस टू बैंक्स फॉर सीबीएस एंड डिजिटल एप्लीकेशंस। फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट में क्या होता है, implement resilient, complaint and scalable digital payment architecture across the बैंकिंग नेटवर्क। तो इसमें क्या हो रहा है फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट में, ये रेजिलियंट बना रहा है, कंप्लायंट बना रहा है, स्केलेबल डिजिटल पेमेंट को कर रहा है। तो बेसिकली जो इन्फीनेट, एसएफएमएस, आईबीसीसी और फिनटेक साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट है, ये सारे फंक्शंस बैंक्स को या हमारे बैंकिंग नेटवर्क्स को इफ्टास के थ्रू दिया जा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ हमारी आरबीआई की 500 सब्सिडरीज कंप्लीट होती हैं। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम पे, जो कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और आपके मेंस एग्जाम के बाद का जो उसके टाइम का जो इस बार का मॉनेटरी पॉलिसी आया है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दी गई है, तो हमें करना पड़ेगा। देखते हैं आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम क्या बोलती है। आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम की बात करें तो एक ग्रीवियस रिड्रेसल मैकेनिज्म है that provides customer of RBI regulated entities a simple, cost-free and speedy forum to resolve complaint relating to deficiency in financial service। ठीक है, किसके लिए, RBI regulated entities के लिए। क्या, deficiency in financial services को। अब अगर आप बोलो कि भैया उसने मुझसे बदतमीजी कर दी, उसका बोर्ड है, उसको बोर्ड को मैं मेल डाल रहा हूँ, मेल का जवाब नहीं दे रहा, आपने पीएनबी या एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या चेयरमैन को आप मेल करे जा रहे हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल सर्विस की डेफिशिएंसी नहीं है, वो एड्रेस नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज को। अब आप बोलो कि म्यूचुअल फंड्स की कंप्लेंट है, मैं बैंकिंग ओम्बड्समैन में डाल रहा हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी। आप बोलोगे किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंप्लेंट डाल रही है, तो अरे भैया जब वो आरबीआई रेगुलेट ही नहीं कर रहा तो आरबीआई क्यों उसकी कंप्लेंट सुनेगा। ओम्बड्समैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एंश्योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। जो लोकपाल जैसे होते हैं, हिंदी में इसको बैंकिंग लोकपाल बोला जाता है आरबीआई के अंदर। एवोल्यूशन क्या है ओम्बड्समैन स्कीम का, 1995 में एज अ स्कीम ये इंट्रोड्यूस हुआ, 2006 में इसे रिवाइज किया गया बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, 2018 में नई स्कीम लेकर आया गया जिसमें एनबीएफसीज को भी इंक्लूड किया गया, 2019 में फिर से ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर नया मोड आया जब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड कर दिया, 2021 में इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आई, मतलब ये सारी पुरानी स्कीमों को इंट्रोड्यूस करके एक स्कीम बना दी 2021, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, आरबीआई ने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ आया। इसका एवोल्यूशन क्या है ओम्बड्समैन स्कीम का, आगे चलते हैं। इंटीग्र हाँ, तो इसने क्या करा, वही वन यूनिफाइड फ्रेमवर्क के अंदर पिछली सारी स्कीम्स को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब इन एडिशन टू 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स, एक मिनट मैं इसको रब कर दूं पहले ऊपर का, हाँ 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो इन तीनों के अलावा इसके अंदर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर यूसीबीज भी आ गए जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ और उससे ज़्यादा का है, वो यूसीबीज भी इसके अंदर कवर हो गए। तो नया क्या हुआ इसके अंदर, नया ये हुआ कि यूसीबीज जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ से ज़्यादा है वो भी इसके अंदर कवर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कीम अडॉप्ट वन नेशन वन ओम्बड्समैन अप्रोच बाय मेकिंग द आरबीआई ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिडिक्शन न्यूट्रल। तो पहले क्या होता था ना, इससे पहले कि मान लीजिए आपकी ब्रांच हरियाणा में कहीं पर है, अब हरियाणा का जो भी बैंकिंग का पार्ट है वो आरबीआई चंडीगढ़ देखता होगा या फिर आरबीआई दिल्ली देखता होगा। आप आप मान लीजिए बिहार में कहीं से हैं तो हो सकता है आरबीआई के पटना वाला ऑफिस उसे देखता हो,
यूपी में कहीं से हैं, हो सकता है कि आरबीआई लखनऊ वाला ऑफिस उसे देखता हो। तो अब दिल्ली तो मान लीजिए छोटा सा है, चंडीगढ़ के पास पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यूपी बहुत ही बड़ा है। तो किसी ऑफिस में कंप्लेंट्स कम होती होंगी, किसी में बहुत ज़्यादा चली जाती होंगी। तो अब ये प्रोसेस खत्म कर दिया इन्होंने, बोला वन नेशन वन ओम्बड्समैन। इससे क्या होगा, इररेस्पेक्टिव कि आप कहाँ पर हैं, मान लीजिए आरबीआई के एक ऑफिस में कंप्लेंट्स का लोड कम है और एक ऑफिस में बहुत ज़्यादा है, और आपने ज़्यादा वाले ऑफिस की तरफ से कंप्लेंट कर दी, तो आपकी कंप्लेंट को ऑटोमेटिकली कम लोड वाले ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि आपको ये ना सोचना पड़े कि आपकी कंप्लेंट कहाँ जा रही है। दूसरा, इसमें एक आरबीआई ने बनाया सीआरपीसी। सीआरपीसी बनाया चंडीगढ़ में, एक सेंट्रल सेल है आरबीआई का, वेबसाइट पे मेंशन है, आप इसे देखेंगे तो सीआरपीसी चंडीगढ़ आरबीआई ने बनाया। इसमें क्या है कि आपकी जो भी कंप्लेंट है वो डायरेक्ट यहाँ जाएगी, सीआरपीसी चंडीगढ़ वाले उसको आरबीआई के अपने हिसाब से किसी भी ऑफिस में भेजते होंगे, जो भी उनका इंटरनल प्रोसेस है उसके थ्रू। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस स्कीम्स के सेलिएंट फीचर्स क्या है, ये आरबीआई का सर्कुलर है, उसमें से हमने डायरेक्टली उठाया है। It will no longer be necessary for a complainant to identify under which scheme he should file the complaint with ombudsman। पहले क्या होता होगा कि आपकी एनबीएफसी वाली अलग ओम्बड्समैन के लिए जाती होगी, डिजिटल पेमेंट की अलग जाती होगी, तो अब ऐसा कुछ भी तामझाम नहीं है। अब आपको एक कंप्लेंट डालनी है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होगी कि कहाँ जानी है। स्कीम डिफाइन डेफिशिएंसी इन अ सर्विस एज ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेसिफाइड लिस्ट है एक्सक्लूजन्स के। तो अब पहले क्या होता था ना कि कंप्लेंट आपकी रिजेक्ट हो जाती थी सिंपली कि वो स्कीम में कवर नहीं है। तो पहले स्कीम्स में ग्राउंड लिस्टेड थे कि इन ग्राउंड्स पर कंप्लेंट नहीं है तो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये ग्राउंड ही हटा दिए। अब कहेंगे हम सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, बस इन एक्सक्लूजन्स को हटा दो। तो अगर वो आपकी एक्सक्लूडेड लिस्ट में नहीं है तो वो कंप्लेंट आपकी आरबीआई एड्रेस करेगा। स्कीम हैज डन अवे विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच ओम्बड्समैन ऑफिस, है ना, जो किसी ओम्बड्समैन के ऑफिस का ज्यूरिसडिक्शन था वो चीज़ हट गई है। सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो मैंने सीआरपीसी आपको बताया था, सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर आरबीआई चंडीगढ़ में बनाया गया है फॉर रिसीट एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल एंड ईमेल कंप्लेंट्स इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, आगे। The responsibility of representing the regulated entity and furnishing information in respect of complaints filed by customer against regulated entity would be that of principal nodal officer rank of the general manager in a public sector bank or equivalent। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने आरबीआई में कंप्लेंट कर दी। अब आरबीआई बैंक में किससे बात करेगा, तो किससे बात करेगा, उसके लिए हर बैंक को एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर बनाना होगा कोई। वो जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो जनरल मैनेजर की रैंक होती है उसके इक्विवेलेंट जो भी कोई बैंक में रैंक होती होगी, उस रैंक के किसी एम्प्लॉय को या किसी ऑफिसर को बैंक नोडल ऑफिसर बनाएगा, जिससे आरबीआई सारी बातें करेगा, ये सारी कंप्लेंट से रिलेटेड। ठीक, regulator entity will not have the right to appeal in case where an award is issued by the ombudsman against for non। ठीक है, अब अगर आपने इस पे कोई कंप्लेंट करी, आरबीआई ने बैंक के साथ डील करा, और आरबीआई ओम्बड्समैन को लगा कि इसने या तो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया है, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दिया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया, और उसने कोई अवार्ड इशू कर दिया, मतलब कोई एक पेनल्टी लगा दी बैंक पर, इस पेनल्टी के अगेंस्ट राइट टू अपील नहीं होगा रेगुलेटेड एंटिटी के पास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके पास यहाँ पे राइट टू अपील नहीं होगा, किस पे, रेगुलेटेड एंटिटी पे। या कस्टमर की बात नहीं हो रही है, रेगुलेटेड एंटिटी की बात हो रही है। अच्छा, और अपीलेट अथॉरिटी जो होगी, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज जो भी होंगे आरबीआई में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ये सीईपीडी डिपार्टमेंट है आरबीआई का, इसको हेड करने वाले जो भी ईडी होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के डिसीजंस के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी हैं। बट अगर बैंक ने अवार्ड इशू कर दिया, आरबीआई ने बैंक के अगेंस्ट पेनल्टी लगा दी किसी चीज़ पर, इस केस में, तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती है। बात करें तो एट प्रेजेंट आरबीआई के 22 ऑफिस में आरबीआई ओम्बड्समैन है, 22 ऑफिस ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन इन इंडिया ना, विच हैंडल्स कंप्लेंट अंडर इंटीग्रेटेड स्कीम। मतलब इतने ही आरबीआई में ओम्बड्समैन है, मतलब हर आरबीआई के हर रीजनल ऑफिस में ओम्बड्समैन नहीं है। जैसे हमारे पास 31 रीजनल ऑफिस है ना, तो 31 रीजनल ऑफिस के अंदर क्या 31 ओम्बड्समैन है? नहीं, ओम्बड्समैन कितने हैं? 22। ठीक, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है, एंटिटीज या मैटर जो कि कवर नहीं होते आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में। क्या क्या कवर नहीं होता?
एक तो आरबीआई अपने आप में कवर नहीं है, आप आरबीआई से आरबीआई की कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आरबीआई एक्ट एज अ रेगुलेटर, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो आपको कोई फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे रहा है, ये बैंकिंग सर्विस नहीं दे रहा। जो सेबी की रेगुलेटेड एंटिटीज है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली, मैंने इस वर्ड पे जोर दिया था, जो आरबीआई की रेगुलेटेड एंटिटीज है। अब सेबी के रेगुलेटेड है स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, डिपॉजिटरीज, पोर्टफोलियोज, ये ओम्बड्समैन स्कीम में कवर नहीं होंगे। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज के या उनके इंटरमीडियरीज यहाँ पे कवर नहीं होंगे। पीएफआरडीए वाले लोग भी यहाँ पर कवर नहीं होंगे। जो चिट फंड या निधि कंपनीज होती हैं, चिट फंड कंपनीज होती है, निधि कंपनीज होती हैं, ये भी यहाँ पर कवर नहीं की जाएंगी। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पीछे हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि बैंक नहीं है, वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, इंक्लूडिंग क्रेडिट सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम में कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल लैंडर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, या फिर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैटर की कंप्लेंट है, जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जांपल आप लोगों का सिलेक्शन होता है आईबीपीएस में या नाबार्ड में, किसी और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत हो रही है ट्रांसफर से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो कंप्लेंट आप आरबीआई में ओम्बड्समैन पे नहीं कर सकते। दे आर नॉट मेंटेनेबल अंडर द ओम्बड्समैन स्कीम। क्लियर है? कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ बैंक्स कॉमर्शियल और पॉलिसी डिसीजन सच एज लोन रिजेक्शन, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों पे ये बैंक के इंटरनल डिसीजंस हैं, इस पे आप कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते। या फिर जो कोई सबजुडिस मैटर है, मतलब वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर के पास ऑलरेडी चल रहा हो या उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया हो, उसको आरबीआई ओम्बड्समैन में एंटरटेन नहीं किया जाता। आई होप ये आपको क्लियर हो। इसमें मैंने आरबीआई आपको बहुत डिटेल में, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड, इटसेल्फ आरबीआई से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, डीजी सर, गवर्नर सर के नाम और पॉलिसी रेट्स, इन तीनों चारों चीज़ों के अलावा और कुछ भी ऐसा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है रिलेटेड टू आरबीआई। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करके मेरे को बताइए जो भी कुछ आपको लगता हो कि इसमें और ऐड करना चाहिए या फिर इसमें कुछ और आरबीआई से रिलेटेड अलग से बनाऊं। ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, टेलीग्राम का, इसको आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे को, यहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।